अभी तक जैसा जैसा करते आए हो, अगर आगे भी वैसे वैसे करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी आपको मिलता हुआ आया है। इसलिए यार अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया चाहते हो तो आप अपने पुराने काम करने के तरीके को बदल दो, अपने आप आपको नया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब संख्या पद्धति। इसके पीछे हम लोगों ने संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और ये है संख्या पद्धति का पार्ट 2। और हमारे चैनल पर आपको पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी A to Z। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं की 3 कैटेगरी होती है, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र। फिर हम लोगों ने वास्तविक को लिया था, वास्तविक के बहुत सारे पार्ट किए थे और अच्छी तरीके से समझे थे। अब हम लोग पहुंचे हैं पूर्णांक पर, और पूर्णांक क्या है कि जो सारी चीजें उसको हम लोग अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देखने के लिए उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर संख्या पद्धति के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे चलेंगे और अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे मान लो कोई संख्या दिया है तो उसके कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हैं, फिर उन गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कितने सम फैक्टर हैं, कितने विषम फैक्टर हैं, उन सारी चीजों को हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इकाई की संख्या कैसे निकाली जाती है, इन सारी चीजों का हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग पीछे वाले वीडियो से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट है, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं अपने वीडियो में बार बार जोर देता हूं कि यार मेन चीज कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे बार बार जोर देता हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप यार क्वेश्चन को हिला सकते हो। भाई होता क्या है ना कि हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है और हम फिर सवाल लगाने चल देते हैं। इसलिए क्या होता है, हम 1-2 सवाल लगा लेते हैं और फिर हमको लगता है कि इट इज वेरी डायनेस, ये बहुत कठिन है, और फिर हमारा मन कहता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट मालूम हो जाए ना तो हम सारे क्वेश्चन को, सारे सवालों को बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में आपको केवल कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होने के बाद हम चलेंगे उन सारे क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे पूर्णांकों की, और पूर्णांक क्या होता था हमने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि पूर्णांक क्या होता था। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण माने क्या, पूरा पूरा, अंक माने क्या, संख्या। ऐसी संख्याएं जो पूरी पूरी होती है उनको बोलते हैं पूर्णांक। ये सारी चीजें हम लोगों ने उसमें पढ़ ली थी। जैसे अगर हम 1 की बात करें तो 1 पूरा पूरा है, मतलब 1 पूर्णांक है। 2 भी पूरा पूरा है, 2 भी पूर्णांक है। 3 भी पूरा पूरा है, 3 भी पूर्णांक है। 4 भी पूरा पूरा है, 4 भी पूर्णांक है। 4.2 पूरा पूरा नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है बल्कि अपूर्णांक है। 4.3 ये भी पूरा पूरा नहीं है, अपूर्णांक है। 5.4 ये भी पूरा पूरा नहीं है, अपूर्णांक है। 10 पूरा पूरा है, ये पूर्णांक है। 11 पूरा पूरा है, ये पूर्णांक है। 20.3 ये पूरा पूरा नहीं है, ये अपूर्णांक है। इन सभी की चर्चा हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में किया था। ठीक है, फिलहाल हम बना लेते हैं संख्या रेखा, जिसको बोलते हैं नंबर लाइन। और ये संख्या रेखा क्या होती है, तो यहां पर क्या होता है पॉजिटिव, और यहां पर क्या होता है नेगेटिव। बीच में होता है 0। इधर सारी पॉजिटिव संख्याएं होती है, इधर सारी नेगेटिव संख्याएं होती हैं। ये देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, डॉट 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 अनंत तक। ये सारी संख्याएं पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के पहले कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव लिखा ही जाए। जैसे मैं कह दूं 4, तो इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको -4, अगर हमको नेगेटिव में लिखना है तो उसके पहले माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या के पहले कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ उसके पहले पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, इधर सारी संख्याएं पॉजिटिव, इधर की संख्याएं नेगेटिव होती हैं। तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखो ये 0 है, और अगर मैं बात करूं आपको, मैं यहां पे अगर आपको बताऊं तो इसमें पूर्णांक भी शामिल है और अपूर्णांक भी शामिल है। लेकिन हम लोग यहां पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों की। अपूर्णांक कैसे शामिल है, तो देखो ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ये तो सब सारे के सारे पूर्णांक है। लेकिन 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो दशमलव में होंगी, मतलब वो अपूर्णांक होंगी। 2 और 3 के बीच जो सारी संख्याएं होंगी वो दशमलव में होंगी, मतलब वो अपूर्णांक होंगी। और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों की। पूर्णांकों को वैसे मुख्यतः 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी क्या है, शून्य के उधर की कैटेगरी, मतलब शून्य के दाएं तरफ के पूर्णांक, और एक शून्य के बाएं तरफ के पूर्णांक। तो शून्य के दाएं तरफ के जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको बोलते हैं धन पूर्णांक।
शून्य के दाएं तरफ कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट होता है। इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। लेकिन जो ये शून्य, शून्य के बाएं तरफ की जो संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो इसके बाएं तरफ की संख्याएं क्या क्या होती हैं? -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक और इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। बीच में बचता है 0 जो न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो पहले पूर्णांकों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक क्या होता है? शून्य पूर्णांक। आई होप कि आपको यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी और ये सारी चीजों की चर्चा हम फर्स्ट वाले पार्ट में कर चुके हैं और अब हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यार, इन्हीं पूर्णांकों को अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, अलग अलग गुणों के हिसाब से इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो पूर्णांक है, इन पूर्णांकों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या माने इसको बोलते हैं इवन नंबर और विषम संख्या माने ऑड नंबर। इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और ये सारी चीजें भले हम बचपन में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहां पर हम लोग उसके बारीकियों का अध्ययन करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन में पुटअप करता है और हम नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है कि हम बचपन में पढ़े रहते हैं तो हमको लगता है ये तो बहुत आसान है, इसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो यहां से निकल के आती हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े रहते हैं। तो देख लेते हैं। देखो, वैसे जो परिभाषाएं सेम सेम है। सम माने क्या होता है? सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या क्या होती है? तो इन पूर्णांकों में से ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पे कट जाए उनको बोलते हैं सम संख्या, और जिनको 2 से भाग देने पे ना कटे उनको बोलते हैं विषम संख्या, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या मींस क्या? ऑड नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पे कट जाए उनको बोलते हैं सम संख्या, और ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पे ना कटे उनको बोलते हैं क्या? विषम संख्या। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 को 2 से अगर भाग देने दिया जाए तो कट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 4 को भाग दे रहे हो 2 से तो कट जाएगा। या सिंपल सी बात ऐसे भाग करके देख लो, 4 में भाग करोगे 2 का तो 2 दूना 4 और ये कट गया, मतलब ये 4 क्या है? सम संख्या है। अगर 2 को 2 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, मतलब सम संख्या है। 6 को भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, मतलब सम संख्या है। लेकिन जो जिसको भाग देने पे ना कटे वो विषम संख्या है। जैसे अगर हम 1 में 2 का भाग करें तो 1 नहीं कटेगा, मतलब 1 क्या है? विषम संख्या है। अगर हम 3 में 2 का भाग करें तो 3 नहीं कटेगा, मतलब वो क्या है? विषम संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम बात करें -3 की, तो -3 भी 2 से भाग करने पे नहीं कटेगा, मतलब वो भी विषम संख्या है। -7 नहीं कटेगा, विषम संख्या, पर माइनस से 2 से भाग देने पे कट जाएगा, मतलब वो सम संख्या है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि यार ठीक है, अब ये जो 0 है, 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है कि 0 एक विषम संख्या है? ठीक, चलो बताओ। अगर आपको मालूम है कि 0 कौन सी संख्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 0 कौन सी संख्या है। आई होप कि आपको मालूम होगा, लेकिन रेयर केस में अधिकांश स्टूडेंट्स को ये चीजें मालूम नहीं होती है कि 0 एक सम संख्या है कि 0 एक विषम संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 0 एक सम संख्या है, 0 एक इवन नंबर है। अब क्वेश्चन इज दैट कि 0 कैसे इवन नंबर है? तो 0 इवन नंबर है, 0 एक सम संख्या है। इसको पता करने का हमारे पास 2 शस्त्र है। पहला शस्त्र 2 से भाग करके देख लो, तो 0 है। अगर हम 0 में 2 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा? अरे 0 बार जाएगा, तो 0 बार जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो 0 एक सम संख्या है। इस तरह भी पता कर सकते हैं। और सेकेंड तरीका पता करने का यह है कि इस नंबर लाइन पे एक सम संख्या है तो उसके जस्ट बाद एक विषम संख्या है, फिर उसके बाद सम संख्या है, फिर उसके जस्ट बाद एक विषम संख्या है, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या। इस तरीके से है। जैसे देख लो, ये सम है तो ये विषम है, ये विषम है तो ये सम है, फिर ये विषम है, और फिर देखो विषम के बाद क्या आएगा? सम तो आएगा, फिर सम के बाद फिर क्या आएगा? विषम आएगा। तो इससे भी क्लियर है। फिर देखो विषम के बाद फिर क्या आएगा? सम आएगा। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि ये एक सम संख्या है। आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि 0 एक सम संख्या है। ऐसा नहीं कि बोलोगे 0 कोई संख्या नहीं है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये रहा विषम और ये रहा सम। अब सम और विषम से लेकर ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी आपको लगेगा कि यार ये चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो यही चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। देखो यार, खासकर अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आसान कैसे होता है मालूम है?
अगर हमको छोटे छोटे बेस मालूम है, छोटे छोटे आधार मालूम है, तो हमारे लिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारा छोटा छोटा बेस कंप्लीट नहीं है तो हमारे लिए मैथमेटिक्स क्या होता है, टफ हो जाता है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैथमेटिक्स उनका टफ है, उनका क्या है, बेस जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मेरा मैथ बहुत अच्छा है, उनका बेस क्लियर है, तो इसलिए हम लोग अभी बात करेंगे बेस पर। ठीक है, देखो अगर हम सम संख्याओं की बात करें और किन्हीं भी दो सम संख्याओं को लेकर के जोड़े तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। ध्यान दो, सम संख्याओं, अगर किन्हीं भी दो सम संख्याओं को लेकर के चाहो तो जोड़ दो और चाहो तो घटा दो तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। जैसे मान लो सपोज करते हैं 4 एक क्या है, एक सम संख्या है, 2 क्या है, एक सम संख्या है। 4 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6, सम संख्या मिला कि नहीं। अगर 4 और 2 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2, 2 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है। यानी अगर किन्हीं दो सम संख्याओं को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो जो मिलेगा वो सम संख्या मिलेगा। तो दो सम संख्याओं को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, क्या मिलेगा, इनके फलस्वरूप जो मिलेगा वो भी एक सम संख्या होगा। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तब भी एक सम संख्या मिलेगा। जैसे देखो, अगर दो विषम संख्या है, ये विषम संख्या और दो विषम संख्या अगर ले रहे हो, दो ऑड नंबर ले रहे हो, चाहो इनको जोड़ो या तो घटा दो तो भी क्या मिलेगा, एक विषम संख्या ही मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, 3 एक विषम संख्या है, एक भी क्या है, एक विषम संख्या है कि नहीं। 3 और 1 दोनों विषम संख्या, अगर हम दोनों को जोड़े तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, 4 मिल गया। 4 एक सॉरी 2 विषम संख्याओं को जोड़ोगे या घटाओगे तो भी सम संख्या ही मिलेगा। 3 एक को जोड़ा 4, एक सम संख्या मिल गई। और 3 में से एक घटा दो, 3 में से एक घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये भी एक सम संख्या है। यानी अगर दो सम संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हो तो सम संख्या मिलेगी, दो विषम संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हो तब भी क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। लेकिन अगर एक सम है एक विषम है, उसको जोड़ या घटा रहे हो तो जो संख्या मिलेगी उसको बोलेंगे विषम संख्या मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें, एक सम एक विषम लेते हैं तो 4 एक सम है, एक विषम लो, 3 एक विषम है, दोनों को जोड़ो तो क्या मिला, 7 मिला। 7 एक विषम संख्या है। दोनों को घटाओ, 4 में से 3 गया, क्या मिला, 1, एक भी क्या है, एक विषम संख्या है। यानी अगर एक सम है दूसरा विषम है, एक सम और एक विषम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। लेकिन घटाओगे तब भी क्या मिलेगा, एक विषम संख्या ही मिलेगा। यानी अगर एक सम संख्या एक विषम संख्या को अगर जोड़ रहे हो तो जोड़ने के फलस्वरूप क्या मिलेगा, विषम संख्या, और अगर घटा भी रहे हो तभी एक विषम संख्या मिलेगा। यहां से 3 पॉइंट क्लियर हुई। 3 पॉइंट क्या क्लियर हुई कि अगर सम संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हो तो सम संख्या मिलेगी, विषम संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हो तो क्या मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। लेकिन अगर एक विषम को जोड़ या घटा रहे हो तो मिलेगी विषम। ये 3 पॉइंट बहुत ही क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल माने क्या, कि अगर दो सम संख्याओं का मल्टीपल करते हैं, अगर दो सम संख्याओं का मल्टीपल करते हैं यानी गुणा करते हैं तो सम संख्या मिलेगी। अगर एक सम संख्या है और एक और सम संख्या है, अगर दो सम संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमको मिलेगी सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ये 4 क्या है 4 एक सम संख्या है, 2 क्या है, 2 भी एक सम संख्या है, गुणा करेंगे तो मिल गया 8 और 8 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो जब भी दो सम संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर दो विषम संख्याओं का मल्टीपल करें तो विषम संख्या मिलेगी। अगर दो विषम संख्या, ये विषम संख्या और फिर विषम संख्या अगर हम मल्टीपल करते हैं तो जो मिलेगी वो विषम संख्या मिलेगी। वैसे ये जो सारी पॉइंट है अभी हमको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये सारी चीजें माइंड में फिट रहेंगी तो आगे के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलो एक विषम संख्या लेते हैं, 3 एक क्या है, विषम संख्या है, एक भी एक विषम संख्या है, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर एक सम संख्या लेते हैं, एक विषम संख्या लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी सम संख्या। यानी अगर एक सम संख्या और गुणे क्या विषम संख्या तो क्या मिलेगी, मिलेगा एक सम संख्या। जैसे 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, 6 क्या एक सम संख्या है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 6 एक सम संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा क्या,
कि अगर दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक सम संख्या मिलेगी, दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक सम संख्या मिलेगी, और दो विषम संख्याओं को अगर एक विषम एक सम संख्याओं को जो घटा रहा है तो हमको मिलेगी विषम संख्या। 3 पॉइंट यहां पर और 3 पॉइंट यहां पर। अगर दो सम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिलेगा, दो विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम मिलेगा, एक सम एक विषम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सम संख्या। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक की जो पॉइंट थी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की पॉइंटों की। ठीक है, अब ये जो पूर्णांक दिख रहा है, इस पूर्णांक की कुछ कैटेगरी की गई है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, ये जो धन पूर्णांक है 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। और अगर इन्हीं धन पूर्णांकों को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो धन पूर्णांक है, समझ देखो, पूर्णांक की 3 कैटेगरी, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक। अब यहां पे धन पूर्णांक को पकड़ा गया, धन पूर्णांकों को बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो कह सकते हो धन पूर्णांकों को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या कह सकते हो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है। और अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो भी मिला दें, जीरो अगर प्राकृतिक संख्या में यानी अगर हम धन पूर्णांकों में जीरो भी ऐड कर दें तो जो संख्या मिलती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर, उसको बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। ये तो पूर्ण संख्या है, पर आगे हम पढ़ेंगे परिपूर्ण संख्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल में कभी आ गया, अगर नहीं जानेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो धन पूर्णांक है उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब अगर धन पूर्णांकों में जीरो भी ऐड कर दे तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी ये जो संख्या दिख रही है 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है। अगर इसी में हम जीरो भी ऐड कर दें, ध्यान दो, इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और अगर इसी में हम जीरो भी ऐड कर दें तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या माने 1 2 3 4 अनंत तक, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और वही जीरो मिला दे 0 1 2 3 4 अनंत तक तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या माने होल नंबर। ठीक है, आई होप कि जो इतनी पॉइंट थी, ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले आगे का पॉइंट, और आगे का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है और हम बहुत बुरी तरीके से बात जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हमको फैक्टर समझना पड़ेगा, ये फैक्टर क्या होता है। तो यहां पर देखो 2 चीजें होती हैं, हम 2 चीजों के बारे में जिक्र कर लेते हैं, और ये 2 चीजें आगे हमारा बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि आगे कुछ नंबर दिए होंगे, उनका हमको फैक्टर निकालना होगा, फैक्टरों की संख्या निकालना होगा। ठीक है, तो वैसे यार अगर हमको कुछ ट्रिक वगैरह नहीं मालूम है तो वो सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही टफ हो जाते हैं। टफ क्या, पूरे 2 घंटे बीत जाएंगे, आप फैक्टरों का संख्या नहीं निकाल पाओगे अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा जिससे कि यार आप कुछ सेकंडों में आप फैक्टरों की संख्या फाइंड कर सको। और फैक्टरों की संख्या छोड़ दो, उन फैक्टरों की जो संख्या उनका योगफल भी कभी कभी पूछता है, तो इन सबको फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रिक होना बहुत जरूरी है, और हम इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले थे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा, हाँ सॉरी हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। फैक्टर FACTOR, फैक्टर्स, इसको बोलते हैं गुणनखंड, और एक है मल्टीपल जिसको बोलते हैं गुणक। मल्टीपल इसको बोलते हैं गुणक। देखो यार व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर माने होता है गुणनखंड। गुणनखंड माने क्या, गुणा करके उसको खंड में कन्वर्ट कर दो, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। देखो समझो पहले, जैसे मैं कह दूं 10 का फैक्टर बताओ 10 का फैक्टर बताओ, तो 10 का फैक्टर माने कि 10 को जितनी भी संख्याएं काट देती हैं वो 10 के फैक्टर है। ठीक है, तो 10 के फैक्टर कौन कौन है, 1 10 को काटेगी, बिल्कुल काटेगी, 1 फैक्टर है 10 का, 2 भी काटेगी, 2 भी फैक्टर है, 3 नहीं काटेगी, 3 फैक्टर नहीं है, 4 नहीं काटेगी, 4 फैक्टर नहीं है, 5 नहीं काटेगी, 5 काट देगी, 5 फैक्टर है, 6 नहीं काट पाएगी, 7 नहीं काट पाएगी, 8 नहीं काट पाएगी, 9 नहीं काट पाएगी, 10 काट देगी, मतलब 10 फैक्टर है। तो 10 के 4 फैक्टर है, 1 2 5 और 10। समझ पा रहे हो कि नहीं।
अगर हम बात करें 20 के फैक्टर की, 20 के कितने फैक्टर है, तो 20 के फैक्टर, 20 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 नहीं काट पाएगा, 4 काट देगा तो 4 भी फैक्टर है, 5 काट देगा, 5 भी फैक्टर है, 6 नहीं काट पाएगा, 6 फैक्टर नहीं है, 7 नहीं काट पाएगा, 7 भी फैक्टर नहीं है, 8 भी नहीं काट पाएगा, 9 भी नहीं काट पाएगा, 10 काट देगा तो 10 फैक्टर है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक कोई नहीं काट पाएगा, और 20 काट देगा तो ये हो गया 20। ये 20 के फैक्टर हो गए। अगर हम 30 के फैक्टर की बात करें तो 30 का फैक्टर क्या होगा, 1 काट देगा 30 को, बिल्कुल, 2 काट पाएगा, 2 भी फैक्टर है, 3 काट पाएगा, 3 भी फैक्टर है, 4 नहीं काट पाएगा, 4 फैक्टर नहीं है, 5 काट देगा तो 5 भी फैक्टर है, 6 काट देगा, 6 भी फैक्टर है, 7 नहीं काट पाएगा, फैक्टर नहीं है, 8 नहीं काट पाएगा, फैक्टर नहीं है, 9 नहीं काट पाएगा, फैक्टर नहीं है, 10 काट देगा, 10 भी फैक्टर है। वैसे 11, 12, 13, 14 नहीं काट पाएगा, 15 काट देगा तो 15 फैक्टर है, 16, 17, 18, 29 तक कोई नहीं काट पाएगा, फिर 30 काट देगा तो 30 फैक्टर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये फैक्टर क्या होता है। फैक्टर माने क्या कि अगर मैं किसी संख्या का फैक्टर पूछूं तो उसको जितनी संख्याएं काट देंगी वो उसका फैक्टर है। तो 10 के कितने फैक्टर हैं, 10 के 4 फैक्टर हैं, 20 के कितने फैक्टर हैं, 20 के 6 फैक्टर हैं, और 30 के कितने फैक्टर हैं, 3, 3, 6, 3 और 2, 8 फैक्टर है। ठीक है, अब देखो 30, 20, 10 एक छोटी संख्या थी, तो यहां पे हम बता लेंगे कि इनके फैक्टर कितने होंगे। अगर मैं एक संख्या दूं 72, 27 और मैं पूछूं बताओ इसके कितने फैक्टर है, तो ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि ऐसे करने में आपका 10 मिनट का टाइम लग जाएगा खाली फैक्टर की संख्या फाइंड करने में। ठीक है, और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके को हम बताएंगे जिससे कि आप विद इन कुछ ही सेकंडों के भीतर 10-15 सेकंड के भीतर आप आसानी से फाइंड कर सकते हो फैक्टरों की संख्या। पर फैक्टरों की संख्या के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि फैक्टरों की संख्या कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, और छोड़ दो, बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता है, कहता है 10 के फैक्टरों का योगफल बताओ, 10 के 4 फैक्टर इनका योगफल पूछता है। तो ये छोटी संख्या बता लोगे, अगर बड़ी संख्या रहेगी तो उनके फैक्टरों की संख्या ही नहीं फाइंड कर पाओगे, तो योगफल कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम लोग अच्छी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया फैक्टरों की संख्या, किसके कितने फैक्टर। लेकिन देखो अगर मैं कह दूं 10 का फैक्टर करो, देखो फैक्टरों की संख्या अलग चीज है और फैक्टर करो वो अलग चीज है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं कह दूं 10 के फैक्टरों की संख्या, तो 10 के फैक्टर 4 है, लेकिन 10 का फैक्टर करो, तो फैक्टर करने का मतलब इसके ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पे 10 ही आने चाहिए। तो 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। 1 2 10, 5 10, 10 से अधिक नहीं आना चाहिए गुणा करने पे। अब इसका गुणा कर दोगे तो 10 से ज्यादा आ जाएगा। तो 10 का फैक्टर करो, तो 10 का फैक्टर करने पे यही मिलेगा 1 2 5, क्योंकि फैक्टर करने का मतलब कि फैक्टर करने पे गुणा करने पे 10 ही आना चाहिए। तो 10 के फैक्टरों की संख्या ये हो गई, लेकिन 10 का फैक्टर करो तो 10 का फैक्टर करने पे 1 2 5 ही आएगा। ठीक है, अभी मैं कह दूं 20 का फैक्टर करो, तो 20 का फैक्टर माने 1 तो पहले सभी में इन्वॉल्व रहेगा, 1 फिर 2 करने में 2, ठीक है, 2 दूना है 4 और 4 पंचे 20, ये 20 का फैक्टर हो गया। देखो गुणा करने पर, अच्छा कैसे मालूम चल रहा है कि ये फैक्टर है, तो सिंपल सी बात यार, गुणनखंड करना आपको आता होगा। अगर 10 का मैं गुणनखंड की बात कहूं तो 10 को काटोगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1 बार जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इसी में 1 को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 20 के फैक्टर की बात करूं, अरे फैक्टर माने गुणनखंड कर लो। कैसे करोगे, 2 से काटो, 10 बार जाएगा, फिर 2 से काटो, 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटो, 1 बार जाएगा। तो इन तीनों को लिख करके इसी में 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 30 के फैक्टर की बात करें तो 30 का फैक्टर क्या होगा, देख लो यहां पर, 30 का फैक्टर कीजिए तो 2 से काटोगे 15 बार जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे 1 बार जाएगा, तो क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसी में 1 भी शामिल कर दोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि फैक्टरों की संख्या अलग चीज है और फैक्टर कीजिए वो अलग चीज है। 30 के फैक्टरों की संख्या कितनी है, 8, लेकिन 30 का फैक्टर करो तो फैक्टर ये होगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है कि इन सारी चीजों में बात जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो फैक्टर कीजिए वो अलग चीज है, फैक्टरों की संख्या अलग चीज है। अब ये मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल माने गुणक, गुणक माने गुणा, तो आपको मालूम है ना। अगर मैं कह दूं 2 का मल्टीपल बताओ, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल माने गुणा, तो 2 का मल्टीपल 2 करने में 2, 2 दूना है 4, 2 तिया है 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठ 16, 2 नुमा 18, 2 दाएं 20, यही है मल्टीपल। अगर मैं कहूँ 3 का मल्टीपल,
अरे मल्टीपल माने गुणक, गुणक माने क्या गुणा, तो 3 का मल्टीपल माने क्या 3 का पूरा पहाड़ा पढ़ दो, 4 का मल्टीपल 4 का पूरा पहाड़ा पढ़ दो, 10 का मल्टीपल 10 का पूरा पहाड़ा पढ़ दो, 20 का मल्टीपल 20 का पूरा पहाड़ा पढ़ दो, बस इसी को बोलते हैं मल्टीपल। 4 का मल्टीपल 4 का निम 4 दूना है 8 3 है 12 चौके 16 पंचे 20 5 6 24 7 28 8 32 9 36 10 40। मतलब किसी का अगर गुणक पूछ रहा है, मल्टीपल पूछ रहा है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, उसी का हमको पहाड़ा पढ़ देना है बस। तो ये रहा फैक्टर और ये रहा मल्टीपल। अब ये सारी चीजें समझ में आई। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करेंगे दो भागों में, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। और यहां से क्वेश्चन जब में ज्यादा पूछता है तो इस वाले पॉइंट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो नेचुरल नंबर यानी क्या, प्राकृतिक संख्या। अभी कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कोई छात्रा थी तो उसने कमेंट किया कि सर आप यूज कीजिए रेड मार्कर का, तो मेरे पास एक रेड मार्कर था, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। प्राकृतिक जो संख्या है प्राकृतिक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, और जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अभी यहां से कोई जबरदस्त पॉइंट निकल के आएगी, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉरी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है, तो पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक परिभाषा हम नहीं समझेंगे हमारी सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगी। तो ये अभाज्य संख्या क्या होता है यार, अभाज्य संख्या मतलब बहुत ही सिंपल चीज यार, कि ऐसी संख्याएं जिनके, अरे क्या हो रहा है ये बार बार, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर, एक भी नहीं दो फैक्टर, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। और ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, दो से अधिक हो जाए उनको बोलते हैं भाज्य संख्या, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फिर से एक बार देखते हैं, नेचुरल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो ये जो प्राइम नंबर है जिसको बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, इस प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके पास केवल दो फैक्टर हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, और जिनके पास दो से अधिक फैक्टर हो उनको बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। समझ पा रहे हो कि नहीं ये चीजें, तो बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं दो मैं कहूं दो अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो खुद बताओ आप। दो अपवर्तक माने क्या होता, सॉरी फैक्टर माने क्या होता है, गुणनखंड। अब मैं कह रहा हूं दो के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर निकाला तो आपको अभी आपने सीखा है। फैक्टर माने क्या होता है, किसी भी चीज को जितने लोग काट देते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। तो दो को कितने लोग काट रहे हैं, एक काटेगा और वो दो खुद काटेगा, तो दो के कितने फैक्टर है, दो फैक्टर। और जिनके पास दो फैक्टर केवल होता है उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम 3 की बात करें, 3 के पास कितने फैक्टर हैं, तो 3 के पास दो ही फैक्टर होंगे, एक काट देगा 3 को, एक खुद 3 काटेगा, तो 3 के पास दो ही फैक्टर है, और जिनके पास दो फैक्टर होते हैं वो होता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं 4 की, 4 को कितने लोग काट रहे हैं, एक तो काटेगा ही काटेगा, दो भी काटेगा और 4 खुद काटेगा। तो 4 के पास जो फैक्टरों की संख्या है वो 2 से अधिक है यानी 3 है। और मैंने क्या बताया कि जिनके पास दो फैक्टर, एक नहीं सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यहां पे क्या देख रहे हो, 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है, मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। और अभी यहां से कुछ कमाल की बात निकल के आएगी, ठीक है। अगर हम 5 की बात करें, 5 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, चलो खुद बताओ। तो 5 भाज्य के भाज्य, तो 5 को केवल एक काट पाएगा और खुद 5 को काट पाएगा, तो 5 के दो ही फैक्टर है, इसका मतलब 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। 6 बताओ भाज्य है कि अभाज्य है, तो 6 को एक काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा और 6 खुद काट देगा। 6 के फैक्टरों की संख्या कितनी है, 4 है, मतलब 2 से अधिक है, मतलब 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या माने कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
फिर हम बात करें 7 की, तो 7 को कितने लोग काट पाएंगे? 7 को 1 काट पाएगा और वो खुद 7 काट पाएगा 7 को। तो 7 के 2 फैक्टर है, मतलब 7 क्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग 8 के कितने फैक्टर हैं? तो 8 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा और 8 काट देगा। 8 के 4 फैक्टर है, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए, मतलब ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या माने कंपोजिट नंबर है। वो हम बात करेंगे 9 के कितने फैक्टर हैं? तो 9 को 1 काट देगा, 2 नहीं काट पाएगा, 3 काट देगा, फिर 9 काट देगा। तो 9 के पास 1 से अधिक फैक्टर है, मतलब 9 क्या है? 9 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या बोले तो कंपोजिट नंबर। अगर हम 10 की बात करें, 10 भाज्य है कि अभाज्य, मतलब प्राइम है कि कंपोजिट? तो 10 को 1 काट देगा और 2 काट देगा, 5 काट देगा, 10 स्वयं काटेगा। तो 10 के फैक्टरों की संख्या देखो 2 से अधिक है, मतलब 10 क्या है? भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 11 की, तो 11 के कितने फैक्टर हैं? 11 को 1 काटेगा और 11 खुद काट पाएगा। तो 11 को ये 2 लोग काट पा रहे हैं, मतलब क्या कि 11 के 2 ही फैक्टर है और 2 फैक्टर है, मतलब 11 क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम बात करें 12 के कितने फैक्टर होंगे? तो देख लो यार, 12 को 1 काट पाएगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, फैक्टर और सारे लोग काटेंगे, 6 भी काटेगा, 12 भी काटेगा। तो 12 के फैक्टरों की संख्या 2 से अधिक है, मतलब ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 13 की बात करें तो 13 को 1 काट पाएगा और 13 काट पाएगा, मतलब 13 के 2 ही फैक्टर है और 13 के अगर 2 ही फैक्टर है तो 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। बस छोड़ दो, ऐसे आगे डॉट 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 बहुत मिल जाएंगे, ऐसे आगे डॉट 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 बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी और यहां से कुछ जबरदस्त पॉइंट निकल के आने वाला है, बस आप ध्यान से देखते रहो। देखो, अगर मैं बात करूं 1, बताओ भाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या है? तो पहले तो 1 के हम फैक्टर निकालेंगे। 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 को कितने लोग काटेंगे? तो 1 को तो 1 काट देगा और 1 खुद 1 को काटेगा। तो क्या देख रहे हो? अरे यहां भी 1 ही काट रहा है, यहां भी 1 ही काट रहा है, मतलब 1 ही है, इस 1 के 1 ही फैक्टर है। और मैंने क्या बताया कि जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 से कम नहीं, 2 से अधिक भी नहीं, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, उनको बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या, उनको बोलते हैं प्राइम संख्या। और बाद में 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो 1 के पास सिर्फ 1 ही फैक्टर है और 1 ही फैक्टर है, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है। तो दिस पॉइंट इज वेरी डेंजरस। अभी आगे और पॉइंट निकलने वाले हैं। तो एग्जाम में पूछता है, बताओ एक भाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या है? और मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे ये टिक लगा के आते हैं कि जो 1 है वो क्या है? एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है और उनका गलत हो जाता है। तो क्या हो गया? यहां से निकल गया है कि एक ना तो भाज्य ना तो एक अभाज्य। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी, देखो यहां से अगर बोर्ड एग्जाम में, सॉरी मैं बोर्ड एग्जाम में बार बार नाम ले रहा हूं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा 2। यहां से कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समझ पा रहे हो कि नहीं? ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो 2 होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, क्योंकि सम संख्या में आज तक कोई भी संख्या ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो अभाज्य हो, सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखो पहले सबसे छोटी विषम पूछ रहा है, तो ये सबसे छोटा तो 2 है लेकिन 2 सम है। अब विषम में सबसे छोटा कौन है? तो विषम में सबसे छोटा कौन है? 3 है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और आप बात जाओगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो वो है 3। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब ध्यान देना, अगर हम बात करें 3, 5 और 7 की, 3, 5, 7 में 2 क्वालिटी है। 2 क्वालिटी क्या है कि जो 3 है, ये 5 है और ये 7 है, ये क्रमागत विषम संख्या है, क्योंकि 3 के बाद विषम संख्या 5, 5 के बाद विषम संख्या 7 और 7 के बाद 9 आती है, 9 नहीं है। तो 3, 5, 7 क्या है? क्रमागत विषम संख्या है।
लेकिन ये भी क्या है, क्रमागत अभाज्य संख्या भी है। तो ये भी पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि वो कौन सी 3 संख्याएं हैं जो क्रमागत विषम संख्या भी है और क्रमागत अभाज्य संख्या भी है। तो 3, 5, 7, 3, 5, 7 क्या है, क्रमागत विषम संख्या भी है और ये क्रमागत क्या है, अभाज्य संख्याएं भी है। तो यहां से इतने पॉइंट बन सकते थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट और बनता है, कहता है 1 से लेकर के 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर आप अगर आप बोर्ड एग्जाम में मान लो अगर आप का इस क्वेश्चन से कभी पाला नहीं पड़ा है और ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, तो वहां पे आप गिनोगे, 1 से लेके 50 संख्याओं लिखोगे, फिर देखोगे कौन कौन से इसमें अभाज्य है, काउंट करके बताओगे और हो सकता है काउंट करने में टाइम भी जाएगा और मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसीलिए ये चीजें आप दिमाग में बैठा लो, पहले से याद कर लो कि 1 से लेकर के 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 15। एक बार आप चेक कर लेना, 15 ही होता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 1 से लेके 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो प्राइम नंबर है, उनकी संख्या कितनी है, 15। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हैं, 10। यानी 50 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 10। 1 से लेके 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, 15। और 50 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, 10। समझ पाएंगे नहीं, 1 से लेके 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, 15। और 50 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, 10। अब अगर यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि 1 से लेकर के 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 1 से लेके 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में 10, तो 15 10 कितना हो गया, 25। ठीक है, यानी 1 से लेकर के 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो होती है 15। और 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर 10। 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती है, 15 और 10 25। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या में पूछता है, यानी कंपोजिट नंबर में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सम भी है, छोटी भी है, यानी 4। ऐसे पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 4 6 समी है, 8 भी समी है, 9 सबसे छोटा विषम संख्या है, वो भी भाज्य है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या अगर पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो 4 है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो 4 सम भी है, मतलब यही होगा। सबसे छोटी विषम संख्या तो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, यानी 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। तो यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि हर कोई जानता है कि भाज्य संख्या ये होती है, अभाज्य संख्या ये होती है, पर ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो मिस्टेक करके हम लोग चले आते हैं। तो इसीलिए मैंने इन सारे पॉइंट को अच्छे से ढूंढ के देख के ये सारे पॉइंट आपके सामने हम क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो ये पॉइंट है अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे सह-अभाज्य संख्या की, यानी को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होता है, सह-अभाज्य संख्या। सह माने साथी, अभाज्य माने अभाज्य संख्या का साथी। समझ लो इसको भी, देखो सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या। लाइट चली गई है, ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलो, सह-अभाज्य संख्या क्या होती है, सह माने साथी, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह माने होता है साथी, अभाज्य संख्या माने वही अभाज्य संख्या ही, प्राइम नंबर। तो ये सह-अभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखो यार, ऐसी दो अभाज्य संख्या माने जानते ही हो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो, उनको बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है, तो पहले एचसीएफ निकालना हमको आना चाहिए। तो एचसीएफ कैसे निकालता है मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो देखो, जैसे मैं कह दूं 10 और 20 के बीच एचसीएफ निकालो, तो 10 का फैक्टर कर दो। फैक्टर देखो, फैक्टरों की संख्या अलग है, फैक्टर करो अलग है।
फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर क्या आएगा, 5 आएगा। बेस का फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 आएगा। ये फैक्टर करो है। तो सबसे पहले जब भी HCF निकालना हो सबसे पहले फैक्टर कर लिया करो। फैक्टर हो गया है। अब देखो दोनों में जो जो कॉमन लिख रहा है, लेकिन ध्यान देना कॉमन, खाली कॉमन उसको बाहर निकाल दो। जैसे अगर हमको HCF निकालना हो तो HCF बराबर क्या होगा, देखो दोनों में सेम सेम क्या है, तो दोनों में ये एक सेम सेम है ना, तो एक बार 1 उतार दो। फिर सेम सेम क्या है, ये 2 सेम सेम है तो 2 उतार दो। फिर देखो ये 2 इसमें है लेकिन ये 2 इसमें नहीं है, लेकिन 5 दोनों में है तो 5 काट दो, 5 उतार दो। तो 5 जो है 10 और 10 करने में 10, तो ये 10 क्या आ गया, HCF आ गया। चलो मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एक संख्या क्या है 15, एक संख्या है 30, और 15 और 30 के बीच का अगर हमको निकालना है HCF, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर। 15 का फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फैक्टर मैंने गुणनखंड कैसे निकालते गुणनखंड, तो मैंने आपको भी जस्ट बताया गुणनखंड निकालना। 15 का फैक्टर 1, 3 और 5। 30 का फैक्टर निकालोगे तो 1, 2, 3 और 5। देखो दोनों में क्या कॉमन है, HCF। वैसे HCF का मतलब मैं आपको आगे जब एक चैप्टर है लघुत्तम समापूर्तक और महत्तम समापूर्तक, वहां पर ये पॉइंट मैं अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा कि क्यों HCF निकालने के लिए ऐसा करते हैं, LCM निकालने के लिए ऐसा करते हैं। पर अभी आप यहां पे समझ लो खाली। HCF निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों में देखो कौन कौन सी चीज कॉमन है। देखो 1 दोनों में कॉमन है तो 1 उतार दो, 2 तो इसमें है, 2 इसमें नहीं है, मत उतारो। 3 तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 उतार दो। 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 उतार दो। 5 है 15 और 15 करने में 15, तो ये 15 आ गया HCF। अब ध्यान दे रहे ना, जैसे यहां पर 2 है लेकिन यहां पर 1 ही 1 है, तो ध्यान देना कि दोनों में जो जितना होगा उतना ही निकालना है बाहर। जैसे यहां पर 1, 2 है लेकिन यहां पर 1, 2 और नहीं है, तो इसलिए मैंने 1, 2 को छोड़ दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो यहां पर 1, 5 और होता तो उस 5 को भी नहीं उतार दे, क्योंकि इस 5 का इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है ना। जैसे 1 और 1 का जोड़ा बन रहा है तो 1 को उतार दिया, 2, 2 का जोड़ा बन रहा है इसको उतार दिया, फिर इस 2 का इसमें पार्टनर नहीं है, 2 को नहीं उतारा। 5, 5 का जोड़ा बन रहा है उसको उतार दिया। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है HCF। लेकिन अगर कोई 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं के बीच का HCF 1 हो तो उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। जैसे अगर हम बात करें 5 और 7 की, 5 और 7 की, तो 5 का फैक्टर करो तो क्या आएगा, 1 और 5। 7 का फैक्टर करो क्या आएगा, 1 और 7। दोनों बीच से HCF निकालो। HCF कैसे निकालते हैं, देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो 1 आ गया HCF। मतलब 5, 7 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। किन्हीं भी 2 संख्याओं को पकड़ो, अगर उनके बीच का HCF 1 है तो उनको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। अगर हम बात करें 9 और 11 की, 9 और 11 की, तो 9 का फैक्टर करो, 1 गुणे क्या आएगा, 3 गुणे 3। 11 करो तो क्या आएगा, 1 गुणे 11। दोनों में कॉमन क्या है, तो HCF क्या आएगा, जो कॉमन होगा तो कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 आ गया HCF बस। अगर हम 9 और 15 की बात, HCF 1 आ गया, मतलब ये 9 और 11 क्या है, ये है सहअभाज्य संख्या। अगर हम बात करें 9 और 15 की, तो 9, 15 क्या है, कैसी संख्या है, तो देख लो 9 है, 9 का फैक्टर करो तो क्या आएगा, 1, 3 गुणे 3। 15 करो, 1, 3 गुणे 5। HCF निकालो क्या आएगा, 1 का जोड़ा बन रहा है मतलब 1 आएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है मतलब 3 आएगा, और इन सब का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 करने में 3। इन दोनों के बीच का जो HCF है वो 3 आ गया, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी एक 2 संख्याएं पकड़ो जिनके बीच का HCF कितना हो, 1 हो। कोई भी 2 संख्या पकड़ो जिनके बीच का HCF 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक का पॉइंट था ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान यानी प्रत्यक्ष मान, और होता है स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इनकी चर्चा करेंगे। फिर ये जो फैक्टरों की संख्या है कैसे फाइंड करते हैं इसको निकालना सीखेंगे। फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन सबको हम करना सीखेंगे। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स की तैयारी A to Z अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई में और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें खूब मेहनत करते रहो।